प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी के उत्तर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहां से आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा हेतु कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को बताने वाला हूँ। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग यहाँ से इनका रिवीजन जरूर कर लें ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जरूर जाएं ताकि जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा हेतु वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं। तो देख सकते हो, सबसे पहले हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से इसमें देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा है धनात्मक से संबंध किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे कि धनात्मक से संबंध किसे कहते हैं। एक धनात्मक से संबंध से तात्पर्य है कि जब एक चर में वृद्धि होती है तब अन्य चर में भी वृद्धि होती है, जैसे बच्चों का आकार और बच्चे की आयु। इसको धनात्मक से संबंध कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है से संबंध की परिभाषा दीजिए। तो देखिएगा से संबंध किसे कहते हैं, जब जो समंक इस प्रकार संबंधित हो कि एक में कुछ परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन पाया जाए, इस प्रकार के सांख्यिकीय समंकों के बीच संबंध का मापन से संबंध कहलाता है। तो आप सभी लोग इसको भी कर ले, दूसरे वाले क्वेश्चन को भी। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, समांतर माध्य के कोई 2 दोष लिखिए। तो यहाँ से आप लोग समांतर माध्य के दोषों को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप लोग यहाँ से देख लेंगे इसको और समझ लेंगे कि परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है आप परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। क्या लिखा है, जब संकलित आंकड़े जिस रूप में एकत्रित किए जाए उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो उन्हें अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट का, क्या दिया गया है आंकड़ों का पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण क्या है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि आंकड़ों का पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण क्या है। यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो सारणियन के कोई 2 लाभ बताइए। सारणियन के 2 लाभ कौन कौन से हैं आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। सारणियन से जटिल समंकों को सरल बनाया जा सकता है। सारणियन कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है विविध चर क्या है। तो देखिएगा विविध चर किसे कहते हैं, वे चर जिनका एक निश्चित मान होता है उन्हें विविध चर कहते हैं। ये चर अचानक या पूर्णांकों में हैं उन्हें विविध चर कहते हैं। उसके बाद में समांतर माध्य का सूत्र पूछा गया, तो ये समांतर माध्य का सूत्र लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है संतत चर किसे कहते हैं। तो ये संतत चर लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है मध्य मूल्य से क्या आशय है। मध्य मूल्य किसे कहते हैं आप लोग यहाँ से देख लें। और किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को मध्य मूल्य कहते हैं। तो सीमा आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्थिक क्रिया से क्या आशय है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, मनुष्यों की वे सभी क्रियाएं जो धन के उत्पादन के विनिमय वितरण और उपयोग से संबंध रखती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। उसके बाद में अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या आशय है। तो देखिएगा अर्थशास्त्र में उत्पादन वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा देखिएगा क्या लिखा है कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है बहुलक से क्या आशय है। बहुलक किसे कहते हैं, अंकों के किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है उसे मूल्य का बहुलक कहते हैं। तो देखिएगा ये जो सर्वाधिक लिखा गया है आपको किस प्रकार से लिखना है, सर्वाधिक। और उसके बाद में आवृत्ति को आपको ऐसे लिखना है आवृत्ति। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको लिख लें और ये आपको बहुलक इस प्रकार से लिखना है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है समंक किसे कहते हैं। तो देखिएगा समंक किसे कहते हैं, समंक का तात्पर्य है तथ्यों के उन समूहों से होता है जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सके, जिन्हें शुद्धता के एक उचित स्तर द्वारा गिना अनुमानित किया जा सके, उसको समंक कहते हैं। तो देखिएगा समंक भी हमने समझ लिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सांख्यिकी क्या है। तो देखिएगा सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी गणित की वे शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन क्षेत्रों में लागू होता है।
और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए। आप लोग ध्यान से इसको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। क्या लिखा है, हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं को समझने में मदद करता है। इसी के साथ साथ अर्थशास्त्र हमें ऐसा सिद्धांत देता है जिससे हम ऐसे संयोग का चुनाव कर सकें जो कि हमारे लिए उचित हो। इसी के साथ ही साथ अर्थशास्त्र हमें अर्थव्यवस्था को समझने में भी मदद करता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। वितरण से क्या आशय है। वितरण किसे कहते हैं। वितरण से आशय है कि जो एक चर के लिए संभावित मान दिखाया है और वे कितनी बार घटित होते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से देखने वाले हम 3 अंक वाले क्वेश्चन। 3 अंक वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर बताइए। तो देखिएगा प्रश्नावली किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर बताए गए हैं। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता द्वारा भरा जाता है और अनुसूची में प्रश्नों का उत्तर स्वयं साक्षात्कारकर्ता द्वारा भरा जाता है। साक्षात्कारकर्ता इस प्रकार से आपको लिखना होगा, कर्ता। और उसके बाद में प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों के द्वारा के लिए किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्नावली में व्यक्ति संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अनुसूचित में व्यक्ति संपर्क करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुसूची में साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के सामने स्वयं उपस्थित होकर उत्तर लिखता है, इसलिए भाषा तथा अर्थ संबंधी कोई समस्या नहीं होती है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आप सभी को प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर बता दिया है। ये वेरी मोस्ट अंतर है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपसे ये त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से देख लें ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण बताइए। अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता द्वारा भरा जाता है। सरल और स्पष्ट प्रश्न और सटीक प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नावली उदार और सीमित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर लिखिए। प्राथमिक समंक कौन से समंक होते हैं, द्वितीयक समंक कौन से समंक होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है। प्राथमिक समंक ये मौलिक समंक होते हैं, द्वितीयक समंक ये मौलिक समंक नहीं होते हैं। इनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार किया जाता है और इनका संकलन किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के द्वारा संकलित किए गए समंकों में से किया जाता है। उसके बाद में यहाँ से लिख लेंगे आप सभी लोग। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में अंतर अच्छे से समझा दिए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे और पूरा समझ लेंगे, जिससे कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सकें। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली कोई 3 सावधानियाँ लिखिए। तो देखिएगा द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ निम्नलिखित है। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, आंकड़ों की शुद्धता का स्तर ऊंचा होना चाहिए। आंकड़ों की शुद्धता का स्तर कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या लिखा है। इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये समंक कब और किन परिस्थितियों में उपयोग में लाए गए थे। उसके बाद में अगला देखते हैं, द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये समंक अब उपयोगी है कि नहीं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें आप लोग क्या लिखा है, निर्दर्शन विधि क्या है। निर्दर्शन विधि किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे कि निर्दर्शन किसे कहते हैं, निर्दर्शन विधि क्या है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें कि निर्देशन विधि क्या है। निर्देशन विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन अनेक स्वीकृत कार्य विधियों की सहायता से इस प्रकार करते हैं जिससे चुनी गई इकाइयाँ संपूर्ण विशेषताओं के प्रतिनिधित्व कर सकें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संगणना रीति की कोई 3 गुण लिखिए। संगणना रीति क्या होती है, इसके 3 गुण आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। संगणना रीति के कोई 3 गुण निम्नलिखित है, आप यहाँ से इसको देख लें। क्या लिखा है, संगणना रीति में विसर्जनीय सूचना प्राप्त होनी चाहिए, विश्वसनीय। इसको आप लोग ये गलत लिखा गया है, इस जगह पर आपको विश्वसनीय लिख लेना है। तो संगणना रीति में सजातीयता का लोचशीलता का गुण होना चाहिए और संगणना रीति में आंकड़ों की शुद्धता होनी चाहिए। तो विश्वसनीय किस प्रकार से आपको लिखनी होगी, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। विश्वस और इसके बाद में नी, इस प्रकार से आपको यहाँ से लिख लेना है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
समांतर माध्य के कोई 3 गुण लिखिए। समांतर माध्य के कोई 3 गुण आपको बताने हैं। तो समांतर माध्य के 3 गुण क्या क्या है ये लिखे गए हैं। समांतर माध्य के कोई 3 गुण निम्नलिखित है। समांतर माध्य में चरों के सभी मानों को बराबर महत्व दिया जाता है। समांतर माध्य आंकड़ों के समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति को सुस्पष्ट करते हैं और समांतर माध्य समझने के लिए अति सुगम होते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं हम 4 अंक वाले क्वेश्चन। तो 4 अंक वाले क्वेश्चन भी आप सभी लोग यहाँ से देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है सांख्यिकी के कोई 4 कार्यों को समझाइए। तो देखिएगा सांख्यिकी के 4 कार्य कौन कौन से हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा गया, देख सकते हो, द्वितीयक आंकड़े क्या है, इसके संग्रह की कोई 3 विधियाँ व स्रोत लिखिए। तो देखिएगा द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े वास्तविक उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े होते हैं और द्वितीयक आंकड़ों के संग्रह की 3 विधियाँ निम्नलिखित है। क्या क्या है, सरकारी प्रकाशन, ये भी इसका वो है स्रोत, और उसके बाद में दूसरा स्रोत है रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़े और सार्वजनिक रिकॉर्ड। ये ऐसे कारण हैं जिससे हम द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है वर्गीकरण एवं सारणीयन में कोई 4 अंतर बताइए। तो देखिएगा वर्गीकरण क्या है और सारणीयन क्या लिखा है। पहला लिखा है आंकड़े संग्रह प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका वर्गीकरण किया जाता है। सारणीयन वर्गीकरण पूरा होने के बाद की शुरू होता है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद में बाकी के पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और बाकी की चीज़ों को भी समझ लेते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया, देख सकते हो आप सभी लोग, क्या लिखा है सारणी के प्रमुख अंगों की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा सारणी के अंग कौन कौन से हैं। पहला अंग है शीर्षक, दूसरा है उपशीर्षक, उसके बाद में तीसरा अंग है सारणी का मुख्य भाग और चौथा है आंकड़ों का स्रोत और उसके बाद में 5वां लिखा फुटनोट और 6ठा लिखा पंक्ति का शीर्षक और उसके बाद में रेखांकन एवं स्थान छोड़ना। तो ये भी इसका अंक है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। सारणी के प्रमुख अंक निम्नलिखित है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। सारे के सारे अंक मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। आप सभी लोग चाहे तो इसको एक ही बार में नोट कर सकते हो। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। आपके ये लिखे गए हैं संगणना रीति एवं निर्देशन रीति में अंतर समझाइए। तो संगणना रीति क्या है और निर्देशन रीति क्या है, इसके अंतरों को आप लोग यहाँ से देख लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है समंकों के चित्र में प्रदर्शन से क्या आशय हैं। तो देखिएगा चित्र में प्रदर्शन आपको इस प्रकार से लिखना है, चित्र में, ऐसे, ना कि ऐसे, ठीक है। समंकों के चित्र में प्रदर्शन से क्या आशय है, इनके लाभ एवं उपयोगिता समझाइए। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। समंकों के चित्र में प्रदर्शन से आशय ये है कि आप सभी लोग यहाँ से इसके उत्तर को नोट कर लेंगे और उसका कुछ हिस्सा ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 11वीं आपके अर्थशास्त्र विषय के वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।